डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर एंजाइम्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में यानी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। अभी आज हम बात करेंगे एंजाइम्स के मैकेनिज़्म की, उनके एक्शन की, कि उनका एक्शन जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के ऊपर किस तरह से होता है। तो एंजाइम्स में अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन की बात करें तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल एस। एंजाइम जब एक्ट करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं टेम्परेरली टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको हम ट्रांजिशनल स्टेज भी कह सकते हैं। एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट पी। जब एंजाइम कैटालाइज करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को तो वो उसको पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और अल्टीमेटली ये चेंज हो जाता है इनटू प्रोडक्ट्स और एंजाइम सेपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से एंजाइम जो है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं। लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है एट ए पर्टिकुलर साइट, और उस साइट को, एंजाइम की उस साइट को, वेयर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैचेस इटसेल्फ विद द एंजाइम, दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। उस साइट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बोलते हैं, जिसके साथ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने आप को फर्मली अटैच करवाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कि एंजाइम जो हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि एंजाइम्स ना तो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, ना ही किसी रिएक्शन को जो है कंप्लीट करते हैं। एंजाइम्स जस्ट एनहेंस द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जिसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, उस रिएक्शन की रेट को, उस रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं एंजाइम। यानी जो रिएक्शन जो है, मान लो एंजाइम के एब्सेंस में 3 आवर्स में होना है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम वो कुछ मिनट्स में हो जाएगा। तो एंजाइम जो है वो रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं, रैपिडली जो है कंप्लीशन उनकी जो है वो करवाते हैं। लेकिन कैसे करवाते हैं? देखो, कोई भी रिएक्टेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, इनसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहे हैं सी एंड डी। अगर ये, जैसा मैंने पहले बोला कि ना तो ये किसी रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं और ना ही कंप्लीट करते हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को एनहेंस करने का काम करते हैं। तो एंजाइम जो हैं ये क्या करते हैं? अब ए प्लस बी, यानी इन दो रिएक्टेंट्स को या इन दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होने में, यानी प्रोडक्ट्स में चेंज होने में कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to combine the reactants and to convert them into the products। इन reactants को इन products में convert करने के लिए कुछ ना कुछ minimum amount of energy चाहिए। That energy is known as activation energy। activation energy, ये जो activation energy है reactants को combine होने के लिए to form the प्रोडक्ट्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी
इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम हायर होती है, बट whenever the enzymes are present in a chemical reaction or in a reaction, that activation energy becomes lower. ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसकी वैल्यू लो हो जाती है, और लो एनर्जी जल्दी अटेन हो जाएगी, इसलिए रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए, वो अगर मान लो 1000 किलो कैलोरी, ये मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, 1000 किलो कैलोरीज चाहिए इन दी एब्सेंस ऑफ एंजाइम। लेकिन जब एंजाइम इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया तो यही एनर्जी जो है वो से, यानी मान के मैं चल रहा हूं कि ये 10 किलो कैलोरीज रहेगी। एंजाइम नहीं है तो इतनी एनर्जी चाहिए, एंजाइम है तो सिर्फ इतनी चाहिए। तो ये एनर्जी कम अमाउंट है, ये इजीली अटेन हो जाएगी, और इस एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शन को, जो है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering down the activation energy which is required in that particular reaction. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन करके रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, यानी जल्दी करवाते हैं। नेक्स्ट है, अब इसके बाद हमने जो मैकेनिज्म की बात ये स्टार्ट की थी कि एंजाइम जो हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है, तो उसके लिए टाइम टू टाइम डिफरेंट हाइपोथेसिस और डिफरेंट थ्योरीज दी गई, और इसमें ये दो मेन हाइपोथेसिस हैं जो रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें नंबर 1 लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस ये दी थी इमिल फिशर ने। लॉक एंड की हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय Emil Fisher. According to this hypothesis, इस हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर हम देखें तो जैसे एक पर्टिकुलर लॉक को, एक पर्टिकुलर ताले को उसी की खास जो है यानी पर्टिकुलर की ओपन कर सकती है या क्लोज कर सकती है, ठीक वैसे ही अगर हम सबस्ट्रेट को मान लें, ये मान लो मेरे पास क्या है, ये कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये ऐसे, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसको मैं लॉक मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर एक साइट बनी हुई है, ठीक है। और दूसरा मेरे पास क्या है, ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं। ये मान लीजिए ये मेरे पास एक एंजाइम है, उल्टा कर लेते हैं इसको, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम है, ठीक है। E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, ये S1। एक मैं और ले लेता हूं, ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है S2। तो ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं और ये एंजाइम है। मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को मान के चल रहा हूं लॉक, और एंजाइम को मान के चल रहा हूं की, ठीक है। और मैंने बोला था कि एंजाइम के ऊपर एक ऐसी साइट होती है वेयर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट्स इटसेल्फ, जहां पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने आप को फिट करता है, अपने आप को अटैच करता है, और उस साइट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ये इस एंजाइम की क्या है, एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट के ऊपर किसने जुड़ना है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ने। लेकिन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल वही जुड़ेगा जिसकी शेप एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ मिलती है। अब ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है, इसकी अगर हम शेप देखें, एक्टिव साइट की शेप,
तो ये अगर जुड़ेगा तो ये चीज बनेगी, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये आएगा। अब ये तो टाइटली फिट नहीं हुआ। फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शुड फिक्स टाइटली इटसेल्फ इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। उसका टाइटली फिट होना जरूरी है। तो ये जो शेप है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की, it is resembling with the shape of this substrate molecule which is S2। तो S2 जो है उसके साथ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अब हमारे पास ये एंजाइम, और यहां पे ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है ये टाइटली फिट हो जाएगा इसके अंदर। तो ये बन जाएगा अब ES कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर। इसके डिफरेंट बॉन्ड्स जो होंगे, इसके डिफरेंट बॉन्ड्स जो होंगे उनको वो वीक करेगा, ट्रांजिशनल स्टेट आएगी, और अल्टीमेटली फिर ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट और एंजाइम सेपरेट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि लॉक एंड की हाइपोथेसिस विच वाज गिवन बाय एमिल फिशर, तो उसने ये बोला कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉक को खोलने और बंद करने के लिए एक खास किस्म की की होती है, ठीक वैसे ही एंजाइम के ऊपर भी एक पर्टिकुलर शेप की एक्टिव साइट होती है, और उस एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के ऊपर वही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट हो सकता है जिसकी शेप उसके साथ क्या है, उसके साथ रिजेंबल करती है। कोई दूसरी शेप वाला उसके ऊपर टाइटली फिट नहीं हो सकता। तो इस तरह से एंजाइम जो है वो फिर उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में चेंज करवाता है। लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि बाद में एक दूसरी हाइपोथेसिस जिसको हम इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो कि दी थी कोशलैंड ने। और कोशलैंड की जो हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक क्या है, उसके मुताबिक ये है कि ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है इसकी शेप फिक्स्ड नहीं है, इसकी शेप रिजिड नहीं है, बल्कि इसकी शेप जो है वो डायनामिक है, एडजस्टेबल है। और अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एक्टिव साइट हैज टू ग्रुप्स। ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, इसके ऊपर दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को हम बोलते हैं, एक ग्रुप को हम बोलेंगे, यानी ये जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है इसके ऊपर दो ग्रुप हैं, वन इज वट्रेसिंग ग्रुप एंड द अदर वन इज कैटालाइटिक ग्रुप। वन इज वट्रेसिंग ग्रुप एंड द अदर वन इज कैटालाइटिक ग्रुप। अब ये दोनों ग्रुप्स जो हैं एक्टिव साइट का पार्ट हैं, इनका क्या काम है? The buttressing group, it supports the substrate। ये सबस्ट्रेट को सपोर्ट करने के लिए होती है। बट्रेसिंग ग्रुप जो है ये किसके लिए है? इट सपोर्ट्स दी सबस्ट्रेट। जबकि यानी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बट्रेसिंग ग्रुप जो है वो क्या करता है? अटैच होने के लिए सपोर्ट करता है, फेवर करता है अटैच होने के लिए। While the catalytic group, it acts upon the substrate molecule and weakens the bond in the substrate molecule, and ultimately it converts the substrate molecule into transitional state। ट्रांजिशनल स्टेट में उसको कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली वो ट्रांजिशनल स्टेट जो है वो क्या हो जाता है? इनटू प्रोडक्ट चेंज होता है। तो एक्टिव साइट जो है उसकी कोई रिजिड शेप नहीं होती। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस एक्टिव साइट हैज टू ग्रुप्स, बट्रेसिंग ग्रुप which supports or which favors the attachment of substrate molecule to the active site, whereas catalytic group it acts upon the substrate molecule and weaken the bond in the substrate molecule।
सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वीक करने का काम करता है ये, और बाय इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक फोर्सेस की हेल्प से ये सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको वीक करने का काम करता है। और जब जो चीज मेन इंपॉर्टेंट है यहां, क्योंकि इसका नाम क्या है, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। अब मान लो यहां पे ये हमारे पास जो है कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये इस शेप का, ये एक शेप का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, S1, और दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है ये हमारे पास इस शेप का S2। अब किसी की भी शेप एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ नहीं मिल रही, तो होगा क्या, जो मोस्ट सुटेबल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा, जैसे ही वो अटैच होगा विद द बटरेसिंग ग्रुप ऑफ एक्टिव साइट, क्योंकि ये फेवर करता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को एक्टिव साइट के साथ अटैच होने में, तो जैसे ही ये अटैच होगा तो कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, यानी ये एक्टिव साइट जो है उसकी शेप में अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या आएगी, कुछ चेंज आएगी। तो उस चेंज के कारण ये एक्टिव साइट जो है वो इस तरह की हो जाएगी ताकि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसमें टाइटली फिट हो सके। तो जो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि व्हेनेवर द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कम्स इन कांटेक्ट विद द बटरेसिंग ग्रुप, द एक्टिव साइट अंडरगोज सर्टेन कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल चेंज, इसमें कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन में इसकी चेंज आएगी, सो दैट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन फिट टाइटली इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो इंड्यूस हुई, यानी कि एक्टिव साइट जो है उसमें जो है जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बटरेसिंग ग्रुप के साथ अटैच हुआ तो उसने उसमें चेंज ले आया वो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में, ताकि वो टाइटली फिट हो जाए। और फिर कैटालिटिक ग्रुप ने अपना एक्ट करके सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पहले ट्रांजिशनल स्टेट में कन्वर्ट करवाया और अल्टीमेटली जो है प्रोडक्ट्स में चेंज करवाया, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो ये चीज क्लियर होगी कि जैसे ही ये मान लो ये अटैच होता है तो ये शेप तो नहीं मिल रही इसके साथ, तो जैसे ही यहां पे अटैच होगा, ये इस तरीके से मान लो ये इसके यहां अटैच होता है टू दी बटरेसिंग ग्रुप, तो इसकी शेप बदल जाएगी, यानी इसकी शेप कैसी हो जाएगी, पहले जो थी वो वैसी नहीं रहेगी, अकॉर्डिंग टू दी शेप ऑफ दी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ये एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप अब बदल गई, अब ये जो है इसके अंदर टाइटली फिट हो, तो अब ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये था इन दोनों के बारे में। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। जो रिएक्शन एंजाइम की हेल्प से कंट्रोल होते हैं उनमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम के एक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच द एंजाइम एक्शन डिपेंड्स अपॉन। एंजाइम का एक्शन जो है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। नॉर्मली ज्यादातर एंजाइम जो हैं उनके लिए जो फेवरेबल रेंज है टेम्परेचर की, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब इससे नीचे जो मिनिमम रेंज है, इससे नीचे भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, और मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी टेम्परेचर की इनकी एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन होगी, बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम कैसे हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो बड़े हाई टेम्परेचर के ऊपर भी इनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा एंजाइम्स का, यानी प्रोटीन्स का, तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी।
और लो टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजिंग ऑफ एंजाइम, तो जिसके कारण एंजाइम्स का एक्शन जो है वो बिलो 25 डिग्री भी डिक्लाइन करेगा, अबव 40 डिग्री भी डिक्लाइन करेगा। ये ऑप्टिमम रेंज है, टेम्परेचर रेंज, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं वो वर्क करते हैं या अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज पीएच। पीएच वैल्यू, पीएच के ऊपर भी एंजाइम्स का एक्शन डिपेंड करता है। अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच वैल्यू के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अराउंड 2 पीएच वैल्यू 2, पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन, ये अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है पीएच 2 के ऊपर। इसी तरह से 6.8 पीएच के ऊपर सलेबरी अमाइलेज, सलेबरी अमाइलेज। अल्केलाइन पीएच के ऊपर पेंक्रियाटिक अमाइलेज अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स के लिए जो पीएच जो है फेवरेबल पीएच वो अलग अलग होती है। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो, इनिशियली with increase in substrate concentration the rate of enzymatically controlled reaction increases but up to the optimum limit, optimum limit तक। यानी मान लो एंजाइम के मॉलिक्यूल है, अगर सिंपल वे में बात करें कि हमारे पास किसी रूम के अंदर नंबर ऑफ चेयर्स 10 हैं और उनके ऊपर बैठने वाले 5 हैं, तो 10 चेयर्स हैं, उनमें से 5 ऑक्युपाई हो जाएंगी, 5 अभी भी खाली पड़ी हैं। तो 5 और पर्सन जो हैं वो अगर हम बढ़ाएं तो मतलब सारी की सारी फिलअप हो जाएंगी। यानी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन क्या होगा, नंबर ऑफ चेयर्स जो ऑक्युपाइड हैं विद पर्सन वो क्या होती जाएंगी, वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन जब 10 की 10 चेयर के ऊपर कोई ना कोई बैठ गया तो उसके बाद फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते, वो ऑप्टिमम वैल्यू अटेन होगी। ऐसा ही यहां पे है कि विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनिशियली द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेस बट अप टू ऑप्टिमम लिमिट। जब सारे के सारे एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ऑक्युपाइड हैं, तब आप और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ाते रहेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी। तब क्या बढ़ाना पड़ेगा, तब एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, तब फर्दर इंक्रीज हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इनिशियली तो इंक्रीज होता है लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, जिसको हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं, वहां तक, उसके बाद इंक्रीज नहीं होगा। और ये इसके लिए एक कांस्टेंट दिया था जिसको हम Km वैल्यू, जिसको हम Km वैल्यू बोल देते हैं, या इसका दूसरा नाम है, इसको हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या है, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट जो है ये है concentration of the substrate at which the ये concentration है substrate molecule की, the concentration of substrate molecule at which half the maximum velocity of reaction is reached. This is the Km value क्या होती है, this is the concentration of substrate molecule at which half the maximum velocity of reaction is attained or reached। यानी वो वैल्यू है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की, वो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की जहां पर हाफ
द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ जो है मैक्सिमम वेलोसिटी जो है, हाफ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज रीच्ड, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू की हाफ वैल्यू जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन की अचीव हो जाए, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाए, हाफ अचीव हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज Km वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एंजाइमेटिक रिएक्शन। किसी एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए Km वैल्यू या मैकेलीज मेंटन कांस्टेंट उसको बोलते हैं जहां पे उस रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी हाफ वैल्यू अटेन हो जाए, आधी वैल्यू अटेन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बोलते हैं Km वैल्यू फॉर दैट रिएक्शन। तो ये हमारे पास जो है ये 3 फैक्टर की हमने बात कर ली। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है। देखो, अगर अकमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होनी शुरू हो जाए सेल्स के अंदर या ऑर्गन्स के अंदर, कोई रिएक्शन है जिसमें ए सबस्ट्रेट से बी प्रोडक्ट जो है, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम E1 की प्रेजेंस में ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसकी क्या होती जा रही है, ओवर एक्मुलेशन, ओवर एक्मुलेशन, यानी ये प्रोडक्ट जो है बी प्रोडक्ट, ये यूज नहीं हो रहा सेल के अंदर, एक्मुलेट होता जा रहा है, एक्मुलेट होता जा रहा है। तो इसके ज्यादा एक्मुलेशन से या इसके यूटिलाइज ना होने के कारण जो है क्या पड़ेगा, इनहिबिटिंग इफेक्ट पड़ेगा ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम 1 E1, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। जब प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में बन जाए किसी रिएक्शन में और उसका यूज ना हो, यूटिलाइजेशन ना हो, तो वही प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिटर का काम करना शुरू कर देता है, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को वो क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा, कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ऐसी इनहिबिशन को हम फीडबैक इनहिबिशन का नाम भी दे देते हैं। तो ओवर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के कारण क्या होता है, कंसंट्रेशन में मैं क्या बात करूंगा कि ओवर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू डिक्लाइन इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये बात इसमें आएगी। और इसके साथ ही जुड़ता हुआ क्या आ जाएगा, फिफ्थ, वो क्या है, दैट इज इनहिबिशन। इनहिबिशन अगला टॉपिक, इसको नंबर तो ना देंगे, इनहिबिशन। इनहिबिशन, देखो एंजाइम्स जो हैं उनकी एक्टिविटी इनहिबिट होती है ड्यू टू 2-3 रीजंस, या एंजाइम के एक्शन में कमी आना, इसको हम बोलते हैं एंजाइमेटिक इनहिबिशन। और इनहिबिशन की एक टाइप तो हमने बात करी ली जिसको मैंने नाम दिया है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन यानी ओवर एक्युमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के कारण सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट्स में चेंज ना हो पाना, इसको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, जैसे ये एग्जांपल दिया आपको। दूसरा है, सेकंड आ जाता है इसमें एलोस्टेरिक इनहिबिशन। सेकंड इसमें आएगी एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या है कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्टिव साइट के अलावा कुछ ना कुछ और साइट्स भी प्रेजेंट होती हैं, और ऐसी साइट जो हैं, कई बार कुछ एंजाइम्स में क्या होता है, एंजाइम्स में
एक्टिव साइट के अलावा कुछ और साइट्स होती हैं विच आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट्स, एलोस्टेरिक साइट्स और मॉड्यूलेटर साइट्स, मॉड्यूलेटर साइट्स। जब कोई एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन चल रहा होता है तो प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स में अटैच टू एनी ऑफ द एलोस्टेरिक साइट। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो किसी ना किसी एलोस्टेरिक साइट के साथ अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और ये जो एलोस्टेरिक साइट होती हैं इनका क्या काम होता है? व्हेनेवर द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अटैचेस विद द allosteric site, they modify the shape of active site of enzyme। यानी allosteric site जो हैं ये क्या करती हैं? they modify shape of active site। ठीक है, तो मैं ये क्या चीज बोल रहा हूं कि ये मान लो ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम के ऊपर ये है एक्टिव साइट, इसको मैं ए लिख देता हूं, और ये है एलोस्टेरिक साइट या मॉड्यूलेटर साइट, इसको मैंने एम लिख दिया। इस एंजाइम से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट पर अटैच होते रहे, प्रोडक्ट बनते रहे, लेकिन कोई ना कोई प्रोडक्ट, ये मान लो ये प्रोडक्ट है कोई, ये प्रोडक्ट यहां मॉड्यूलेटर साइट या इस साइट के ऊपर जुड़ गया जिसको मैंने एलोस्टेरिक साइट बोला। जैसे ये जुड़ेगा तो इसकी टेंडेंसी ये होती है, इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये एक्टिव साइट की शेप को क्या कर दे? एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दे। अब जिस सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर रही थी ये एक्टिव साइट, अब उसको नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गई। तो इस तरह से इसने एंजाइम के एक्शन को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया। और ऐसे एंजाइम जिनके पास एक्टिव साइट के साथ साथ एलोस्टेरिक साइट भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम्स। और ऐसी इनहिबिशन जो होती है उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या हुई कि कुछ एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा मॉड्यूलेटर साइट या एक्टिव एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं जहां पे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और वो एक्टिव साइट की शेप को बिगाड़ देते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहां अटैच ना हो सके। तो ऐसी इनहिबिशन को एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो ये सेकंड टाइप आ गई इनहिबिशन की। थर्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। थर्ड हमारे पास आती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है कि कई बार ये जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की, ये एक्टिव साइट है जैसे एंजाइम की, तो इसकी शेप से मिलते जुलते, यानी ये जैसे ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एक और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये दो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं। एक जो है वो एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है और एक जो है वो ऐसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसकी शेप एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से काफी हद तक रिजेंबल करती है, यानी विच इज एनालॉगस टू एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये दोनों, मान लो ये एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है S1 और ये उसका क्या है? हम शक्ल है, ठीक है, उससे मिलता जुलता है। तो ये दोनों जो हैं ये कंपीट करेंगे टू ऑक्यूपाई दिस एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए दोनों कंपीट करेंगे। तो कई बार उसमें क्या होगा कि जो एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो नहीं जुड़ पाएगा और जो उससे रिजेंबल करने वाला इनहिबिटर है वो जुड़ जाएगा। तो अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि वो एक्चुअल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं था। तो ऐसी जो इनहिबिशन होती है वेयर देयर आर सर्टेन इनहिबिटर्स
which resemble with the shape of actual substrate molecule and compete for the active site of the enzyme. Such inhibition is known as competitive inhibition. ऐसी inhibition को हम competitive inhibition नाम देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के इनहिबिशन की टाइप्स आ गई, और ये उससे पहले हमने फैक्टर्स की बात की है। तो टेम्परेचर, पीएच वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अगर ओवर एक्युमुलेशन हो जाए प्रोडक्ट्स की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्लाइन करेगी, और अगर प्रोडक्ट साथ साथ यूटिलाइज होते रहें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट रहेगी, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा रहेगी, इंक्रीज्ड रहेगी, डिक्लाइन नहीं आएगा फिर उसमें। तो ये कुल मिला के हमने एंजाइम्स के बारे में अभी बात की है, और इसके साथ हमारा ये एंजाइम वाला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।